नमस्कार दोस्तों, शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम तमाम नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी बनाने हेतु दिनांक 26 दिसंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के द्वारा जो नियमावली पर मुहर लगाई गई, उस नियमावली का नाम बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 है। और इसी नियमावली के तहत हम सभी नियोजित शिक्षकों को भविष्य में राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। और इस नियमावली में कौन कौन सी बातें जो हैं बहुत ही हम लोगों के लिए लाभप्रद हैं, उन सभी बातों को हम विचार विचार करते हुए आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये इसमें हम चाहेंगे कि सभी बातों को आपको ऐसा बता दें ताकि फिर आपके जहन में कोई सवाल न बचे कि ये ऐसा है तो फिर कैसा होगा। तो मेरा उद्देश्य है कि विभिन्न बातों को हमने मार्केट में सुना है और कहीं ना कहीं हमें असंतोष हुआ, तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। विशिष्ट शिक्षक नियमावली और विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 में क्या जो तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा तो आप क्या पाइएगा। देखिए, आप पहले इस बात को समझिए कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को बनाया गया है किसके सापेक्ष में। तो यहाँ पे आप नियमावली पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत, यानी कि बीपीएससी से जो बहाल शिक्षक हैं, नियुक्त शिक्षक हैं, उनके तहत नियुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों के समान करने हेतु नियमावली बनाते हैं। यानी कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी के माध्यम से जो विद्यालय अध्यापक बहाल हुए हैं उनके समान करने के लिए ये नियमावली बनाई गई है, जिस नियमावली का नाम क्या है? बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली। तो देख लीजिए, यहाँ पे आपको बातें मिलेंगी कि एक जो नियमावली है उसका नाम है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 और एक जो नियमावली है वो विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 है। अब इन दोनों नियमावली का अध्ययन जो है वो आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या मिल गया। तो एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जब मैंने पहले बोला कि बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के समान ही आपको करने के लिए ये नियमावली बनाई गई है, बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली। तो समान का पर्यायवाची शब्द समझ लीजिए पहले कि समान का मतलब क्या हुआ। तुल्य होता है, सम होता है, बराबर होता है, एक सा होता है, एक जैसा होता है, एक भांति होता है। यानी कि जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे वो शिक्षक, और जो शिक्षक बीपीएससी से बहाल होंगे वो शिक्षक एक ही जैसे रहेंगे। लेकिन इन दोनों शिक्षकों का जो समझिए कि उनको अलग अलग पहचानने के दृष्टिकोण से ये नियमावली अलग अलग की गई है। उनको एक अलग नाम दिया गया है और हम लोगों को एक अलग नाम दिया गया है, ताकि हम दोनों पहचाने जा सकें कि हम कहां से आए हैं और वो कहां से आए हैं। इसलिए इस नियमावली में ये बात कही गई है और इस नियमावली का तुलनात्मक अध्ययन हम करने जा रहे हैं। तो देखिए कि विद्यालय अध्यापक जो है, यानी कि बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षक, और विशिष्ट शिक्षक यानी कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली के जो मापदंड है उनको जो पूरा करेंगे वही विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। यानी कि विशिष्ट शिक्षक आप कब बनेंगे इस बात को समझ लीजिए। विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए आपको कंडिका 4 के तहत सक्षमता परीक्षा का आयोजन किसी एजेंसी के माध्यम से, सरकारी एजेंसी के माध्यम से की जाएगी। और जब आयोजन जो होगा वो 1 साल के भीतर होगा, ये बात है। और ये
एक नियोजित शिक्षक को 3 मौके दिए जाएंगे इस सक्षमता परीक्षा को पास करने के लिए। अगर 3 मौकों में कोई शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास नहीं करता है या परीक्षा में नहीं बैठता है, तो वैसे शिक्षकों के लिए सरकार अलग से डिसीजन लेगी कि उनको उनके साथ क्या करना है। लेकिन जहां तक नियमावली में ये बातें लिखी हुई हैं कि वो अपने, ये भी बात लिखी हुई है कि वो अपने नियोजन इकाई में बने रहेंगे, लेकिन सरकार आगे चलकर उनके ऊपर कौन सा डिसीजन लिया जाए ये सरकार फैसला करेगी, शिक्षा विभाग करेगा। अब आगे आते हैं कि विशिष्ट शिक्षक बनेंगे कौन। तो जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित होंगे, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, सक्षमता परीक्षा में पास भी होंगे। और तीसरा कंडीशन, पास होने के बाद जब विद्यालय में योगदान कर लेंगे, तो जैसे ही विद्यालय में योगदान करेंगे वो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। बात को समझ लीजिए, आप अगर सक्षमता परीक्षा देते हैं, पास भी कर लेते हैं और विद्यालय में योगदान नहीं करते हैं, तो आप विशिष्ट शिक्षक नहीं कहलाएंगे। यानी कि विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए आपको सक्षमता पास करना होगा। जो विद्यालय आपको आवंटित किया जाएगा उसी विद्यालय में जा करके आपको योगदान देना होगा। जैसे ही योगदान देते हैं आप विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, और जब विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप विद्यालय अध्यापकों के समान बन जाएंगे। और जब आप विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो आप सभी नियोजित शिक्षक जो विभिन्न निकायों से आए हुए हैं, कोई पंचायत से आया है, कोई प्रखंड से आया है, कोई जिला परिषद से आया है, तो ये जितने भी नियोजन इकाइयों के शिक्षक होंगे वो सभी विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद जिला संवर्ग में चले जाएंगे और वहां एक संवर्ग का गठन करेंगे। और उस संवर्ग को का जो भविष्य में जो भी उसका नियम कायदा कानून जो होगा, जिसके तहत उनकी सर्विस आगे क्रमबद्ध रूप से बढ़ती रहेगी, वो जो नियमावली होगी वो विशिष्ट शिक्षक नियमावली होगी। लेकिन यहाँ पे आप समझ गए कि अब आप जब विशिष्ट शिक्षक बन गए तब ये प्रश्न उठता है कि आपको फॉर्म भरने में एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि आपको फॉर्म भरने में 3 जिला का ऑप्शन मांगा जाएगा। और 3 जिला में आपको किस आधार पर भेजा जाएगा? आपके सक्षमता में आपका मेधा क्रम कैसा रहता है। अगर आपका मेधा क्रम अच्छा रहता है तो जाहिर सी बात है कि आपको आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर गड़बड़ रहता है तो सेकेंड, उससे भी गड़बड़ रहता है तो थर्ड। तो ये तरीका होगा आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट करने का। तो थोड़ी सी असंतोष जो है शिक्षकों में इसी बात को लेकर के है कि ये जो हम लोगों को भेजा जा रहा है 3 जिला का ऑप्शन दे करके, तो वो उसके जगह पर 1 जिला का ऑप्शन कर दिया जाए। तो देखिए 1 जिला का अगर ऑप्शन हो जाता है तो ये बहुत अच्छा होगा, सभी शिक्षकों के लिए होगा। लेकिन इसको आप, हमारी एक राय है कि आप सभी शिक्षक, जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, वो सभी शिक्षक बंधु अगर बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक अपने कलम से एक आवेदन पत्र लिखें, किनके पास? शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आदरणीय के पाठक महोदय सर के पास, एक पत्र लिखे मुख्यमंत्री महोदय सर के पास, और एक पत्र लिखे शिक्षा मंत्री महोदय के पास। तो ये तीनों पत्र आपका किस बात के लिए रहेगा? ये तीनों पत्र आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। प्रार्थना पत्र में आप ये आग्रह करें कि श्रीमान, हम लोगों ने बहुत कम वेतन से शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया है और कम वेतन पाते हुए भी शिक्षा को निरंतर आगे बढ़ाने का काम किया है, और अब हम सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी का जो दर्जा दिया जा रहा है उसमें इतनी मेहरबानी की जाए कि 3 जिलों का ऑप्शन की जगह 1 जिला ही ऑप्शन में दिया जाए। अगर 1 जिला दिया जाता है तो कुछ ऐसे, बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूसरे जिला से दूसरे जिला में गए हुए हैं, तो वैसे लोग अपने उस जिला में, जिस जिला में जाना चाहते हैं वहां का भर देंगे और ये एडजस्टमेंट शायद हो सकती है। तो
मेरा उद्देश्य यही है कि आप सभी शिक्षक जो है, नियोजित शिक्षक, एक आवेदन जो है भेजें सभी। इसका खासा प्रभाव पड़ेगा। और मैं आप लोगों से यह भी बात कहना चाहूंगा कि इससे पहले जो है आपत्ति जो मांगा गया था, तो लगभग 1.25 लाख या 1 लाख या 1.5 लाख जो भी आपत्तियां ईमेल के माध्यम से गई, उन आपत्तियों का भेजने का तरीका सही नहीं था। क्योंकि आपसे आपत्ति मांगी गई थी तो आपने केवल बात को लिख के भेज दिया, जबकि एक शिक्षक होने के नाते आपको आपत्ति भेजने के लिए भी एक आवेदन का जो तरीका होता है, जो नियम होता है, एक मतलब आग्रह करने का जो नियम होता है, उसको फॉलो नहीं किया गया। जब आप फॉलो नहीं करेंगे तो कोई आप पे दया दृष्टि क्यों दिखाएगा? ये मेरा सोचना है और ये मैं अपने विचार से बोल रहा हूं। अगर आप लोगों को मेरी राय अच्छी लगे तो कृपया आप इसको एक बार करके देख ले और आगे चलते हैं हम लोग। तो अब देखिए, जब दोनों नियमावली मतलब विशिष्ट शिक्षक को बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों के समान करने के लिए ही ये नियमावली बनाई गई है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों जो है बाद में जाकर जिला संवर्ग में ही मिलते हैं। यानी कि विद्यालय अध्यापक एक नदी मान लीजिए और विशिष्ट शिक्षक एक नदी मान लीजिए, और ये दोनों नदियां जाकर कहाँ मिलती हैं? तो जिला संवर्ग में मिलती हैं। ये दोनों नदियां जाके कहाँ मिलेगी? जिला संवर्ग में। बस इनका नाम अलग होगा, उनका नाम अलग होगा, लेकिन दोनों के साथ कंडीशंस जो है वो इस प्रकार है। देखिए, सभी चयनित नवनियुक्त विद्यालय अध्यापक कहलाएंगे। पहली बात को आप समझ लिए कि सभी चयनित नवनियुक्त विद्यालय अध्यापक कहलाएंगे और सभी नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। लेकिन सभी नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कब बनेंगे? जब वो सक्षमता परीक्षा पास कर लेंगे और सक्षमता परीक्षा को पास करने के बाद विद्यालय में योगदान कर लेंगे और योगदान करने के साथ ही वो विशिष्ट शिक्षक उसी समय से बन जाएंगे। क्योंकि अगर आप पास नहीं करते हैं तो आपको राज्यकर्मी जैसी कोई सुविधा दे नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको देखिए। जिला संवर्ग के शिक्षक होंगे जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक है, और जिला संवर्ग के शिक्षक होंगे जो विशिष्ट शिक्षक होंगे, वो भी जिला संवर्ग के शिक्षक होंगे। तो यहां पर दोनों बातें एक जैसी हैं। तीसरा नंबर पॉइंट देखिए, नियंत्री पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे। किसके? बीपीएससी वालों के। तो विशिष्ट शिक्षक जो होंगे उनके भी नियंत्री पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी ही होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट जो है स्थानांतरण की सुविधा। तो स्थानांतरण की सुविधा जो है वो विद्यालय अध्यापकों को भी दिया जा रहा है और स्थानांतरण की जो सुविधा है वो विशिष्ट शिक्षकों को भी दिया जा रहा है। यानी कि ये दोनों सुविधाएं यहां पर भी समान है। अब आइए, परीक्षा इनके वरीयता का आधार क्या है? यानी कि बीपीएससी से जो नियुक्त शिक्षक है इनके वरीयता का आधार जो है वो आधार जो है परीक्षा का मेधा क्रम वरीयता का आधार होगा। यानी कि उन्होंने बीपीएससी का जो एग्जाम दिया था टीआरई 1 या टीआरई 2, उसमें जो भी शिक्षक बहाल हो, कुछ हो गए हैं कुछ होंगे, तो वैसे शिक्षकों का जो मेधा क्रम होगा वही उनका वरीयता का आधार होगा। जबकि स्थानीय निकाय के यानी कि विशिष्ट शिक्षकों के लिए देखिए क्या कंडीशन है। विशिष्ट शिक्षकों के लिए कहा जा रहा है कि स्थानीय निकाय में यानी नियोजन में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्ति की तिथि वरीयता का आधार होगी। यानी कि आप जिस नियोजन इकाई में नियोजित शिक्षक के रूप में अपनी सेवा जो विगत कई वर्षों से देते आ रहे हैं, वहां प्रशिक्षण प्राप्त करने की जो वेतन पाने की आपकी तिथि होगी, यानी ट्रेंड का वेतन जब से मिलना शुरू हुआ होगा तभी से आपको जो है वरीयता का लाभ दिया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रोन्नति का लाभ। प्रोन्नति वेतन संरक्षण का लाभ अब तक निर्धारित नहीं है, और जबकि इसमें विशिष्ट शिक्षक में प्रोन्नति एवं वेतन संरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।
तो प्रोन्नति वेतन संरक्षण का मतलब यही हुआ कि आपका वेतन घटेगा नहीं, लेकिन आपका वेतन बहुत ज्यादा बढ़ेगा भी नहीं। घटेगा नहीं तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा भी नहीं, और बहुत बढ़ेगा तो फिलहाल जो चीजें सामने निकल के आ रही हैं उसमें आपके वेतन में 1,000 रुपये का इजाफा होगा। तो ये था आपका वेतन संरक्षण, यानी कि, और इसमें कुछ वैसे नियोजित शिक्षक जिनका 2 साल अब तक नहीं पूरा है और वो जब सक्षमता परीक्षा देकर विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो उनको खासा लाभ होने जा रहा है, एक अच्छा अमाउंट उनको लाभ होगा। तो ये बातें हैं। तो आपको ऐसे परिस्थिति में प्रोन्नति और वेतन संरक्षण का तो लाभ मिल ही रहा है, तो प्रोन्नति में आपके साथ क्या होगा? देखिए, प्रोन्नति में आपके साथ जो है, अगर आप 1 से 5 तक के विशिष्ट शिक्षक हैं तो नेक्स्ट प्रोन्नति जो है वो 8 साल पे आपकी होगी। कि किसके लिए? कक्षा 6 से 8 तक के विशिष्ट शिक्षक के लिए, लेकिन उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगी। यानी कि जैसा रिक्ति अगर उपलब्ध होगा तो वहां भी मेरिट मेधा, मतलब आपका जो मेधा क्रम होगा उसी के आधार पर, जो वरीयता सूची बनेगी उसी के आधार पर ही आपको प्रमोशन दिया जाएगा। ये था 1 to 5 का। 6 to 8 के जो विशिष्ट शिक्षक होंगे वो कक्षा 6 से 8 तक के वरीय विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे। यानी कि 6 to 8 के जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक हैं वो 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे 8 वर्ष के बाद। और इनका जो प्रोन्नति है वह स्वस्थानिक उत्क्रमण है, यानी कि जैसे ही 8 साल पूरेगा वह खुद ब खुद इस प्रोन्नति का लाभ उनको मिलना शुरू हो जाएगा। और तीसरा नंबर जो है 9-10 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको 9-10 तक के लिए, 11-12 तक के लिए विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे वो भी 8 वर्ष के लिए, लेकिन ये भी उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार ही। लेकिन यहीं पे चौथा नंबर जो है 11-12 के जो विशिष्ट शिक्षक होंगे वो कक्षा 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे, वो भी 8 वर्ष के बाद स्वस्थानिक उत्क्रमण के माध्यम से। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया। लेकिन एक बात आप दिमाग रखिएगा कि अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता है। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी और विभागीय नीतियों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। यानी कि अगर आप उच्च वर्ग में जा रहे हैं तो आपको मान ली 1 to 5 का शिक्षक है, 6 to 8 का शिक्षक बनने के लिए भाई आपको ग्रेजुएशन चाहिए ना जी। अब बिना ग्रेजुएशन के तो आप जाइएगा नहीं। उसी प्रकार 9-10 के जो शिक्षक है वो अगर पीजी किए हुए हैं तभी ना जाएंगे जी 11-12 में। तो इस तरीके की बातें हैं, इसको समझ लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि इनको जो विद्यालय अध्यापक है इनको राज्य कर्मी को देश सुविधा उपलब्ध होगी एनपीएस सहित। तो हम लोगों को भी, यानी कि नियोजित शिक्षकों को भी राज्य कर्मी को देश सुविधा उपलब्ध होगी एनपीएस सहित, क्योंकि ऊपर ही मैंने बता दिया है कि दोनों शिक्षक जो है वो समान हो जाएंगे, एक जैसा हो जाएंगे। तो वहां पर आप समझ गए कि दोनों एक जैसा हो जाएंगे तो दोनों को जो भी सरकारी सुविधाएं हैं वो समान रूप से दी जाएगी। अब यहाँ पर एक बात आती है, परीक्षा अवधि जो है वो इनका 2 वर्ष का होगा, जबकि परीक्षा अवधि नहीं होगी किसकी? विशिष्ट शिक्षकों की। उनका जो किस प्रकार से होगा? नई नियुक्ति न होकर पद का संविलियन होगा। यानी कि आप नियोजित से क्या हो जाएंगे? नियोजित से आप विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे। ये महत्वपूर्ण बात थी। अब यहाँ पर कुछ लोग प्रश्न कर रहे हैं कि बीपीएससी शिक्षक में और विशिष्ट शिक्षक में वरीय कौन होंगे? तो हमने बोला कि जो विद्यालय अध्यापक है और विशिष्ट शिक्षक है ये दोनों जाकर जब जिला संवर्ग में ही मिलते हैं तो जिसका जो वरीयता क्रम आगे होगा वही होगा। तो चूंकि वरीयता का लाभ जो है वो किसको ज्यादा मिल रहा है? वरीयता का लाभ जो है वो जिसको ज्यादा मिलेगा वही ना सीनियर होगा जी। अब परीक्षा का मेधा क्रम इनका वरीयता का आधार है और इनके वरीयता का आधार इनका प्रशिक्षित वेतन प्राप्ति की तिथि है जो कि बहुत पहले होगा। तो इस तरीके से
वरीय जो है नियोजित शिक्षक जब विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो अपने ही ग्रेड में, ये मैं नहीं बोलूंगा, अपने ही ग्रेड में आप वरीय होंगे। यानी कि 1 to 5 के शिक्षक 1 to 5 के जितने भी नव नियुक्त बीपीएससी शिक्षक होंगे उनसे वरीय होंगे। 6 to 8 के जो शिक्षक होंगे वो जितने भी नए बहाल शिक्षक 6 to 8 के होंगे बीपीएससी के माध्यम से उनसे वरीय होंगे। लेकिन नए बहाल 6 to 8 के जो शिक्षक होंगे वो 1 to 5 के शिक्षकों से वरीय होंगे। इससे आप समझ गए होंगे कि इसी आधार पर 9th 10th और 11th 12th की भी बात होगी, यानी कि आपको वरीयता का भी लाभ मिल रहा है। अब आइए कि बहुत लोगों के मुंह से मैंने सुना कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली है, तो ये विशिष्ट शब्द जो है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि विशिष्ट का, देखिए विशिष्ट का अर्थ अगर आप इस रूप में सोचते हैं कि विशिष्ट का मतलब जो शिक्षा मनोविद के हिसाब से, तो शिक्षा मनोविद के हिसाब से यही है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यानी कि जो मुख बाधिर हो, अस्थि बाधिर हो या फिर नैन बाधित हो, तो इस तरीके के जो बच्चे होंगे उनको शिक्षा देने के लिए विशेष शिक्षक होते हैं, विशिष्ट शिक्षक होते हैं। तो जान लीजिए कि विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए भी विशेष योग्यता का होना आवश्यक है, और वो विशेष योग्यता अभी बिहार के किसी भी शिक्षक के पास नहीं है। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना एक काफी, उसमें एक प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता होती है, हर कोई इसको नहीं पढ़ा सकता है। यहाँ पे यह साफा स्पष्ट हो रहा है कि ये नाम के सेंस में है विशिष्ट यहाँ पर, क्योंकि अगर विशिष्ट शिक्षक के नाम से हम लोगों को शिक्षा मनोविद के हिसाब से ले जाएंगे तो हम लोग फिट नहीं बैठेंगे। इसका एक रूप ये है, और दूसरा रूप अगर आप देखना चाहते हैं तो विशिष्ट शिक्षक यानी जनरल नाम के दृष्टिकोण से देखें। अगर मान लिया कि हम किसी बच्चे का नाम साधु रख देते हैं तो उसमें साधु वाला गुण खोजे, तो ये जरूरी थोड़े है कि वो भजन कीर्तन करते रहेगा, हो सकता है कि किधरों जाके खूब नाचता गाता खेलता मस्त रहेगा। तो ये नाम का एक सिंबलिटी है उसको पहचानने के लिए। तो वही बात मैं यहाँ पे बता रहा हूं, अगर एक दृष्टिकोण से आप विशिष्ट का अर्थ देखें तो विशिष्ट का जो पर्यायवाची शब्द है इसका मतलब होता है विशेषता युक्त, विलक्षण, यशस्वी, उत्तम, गिना चुना, दुर्लभ, महान, अभूतपूर्व, असाधारण, सुविख्यात, प्रख्यात, सुप्रसिद्ध, महत्वपूर्ण, विशेष, प्रधान, खास, मुख्य, श्रेष्ठ, बड़ा। यानी कि ये सारे जो शब्द हैं अगर वो किसी शिक्षक के पहले लग जाए तो वो शिक्षक अपने आप में एक एबिलिटी पूर्वक एक अच्छा शिक्षक का दर्जा पा लेता है। तो इसको आप उस अर्थ में ना देखें कि ये नाम दे दिया गया है तो हम लोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना सामान्य बच्चों को पढ़ाने से कहीं ज्यादा मुश्किल और कहीं ज्यादा प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है उसमें, और वो प्रशिक्षण किसी नियोजित शिक्षक के पास वर्तमान में है ही नहीं जो हम लोगों के बैच के हैं। तो ऐसे कंडीशन में वो विशेष शिक्षक कैसे बन जाएंगे? तो यहाँ पे नाम के दृष्टिकोण से, पहचानने के दृष्टिकोण से दिया गया है ताकि बाद में ये पहचाना जा सके कि एक स्कूल में 2 शिक्षक पहुंच गए हैं, एक बीपीएससी, तो वो बोलेगा कि हम विद्यालय अध्यापक है, आपको बोलना होगा कि हम विशिष्ट शिक्षक है। अब विशिष्ट शिक्षक आप है, वो विद्यालय अध्यापक है, तो अब इससे क्लियर हो जाएगा ना, कोई पदाधिकारी आपके विद्यालय में मतलब इंस्पेक्शन के लिए जाता है तो उसको पता हो जाएगा कि ये कहां से आया है और ये कहां से आया हुआ है, तो इसकी क्लियरिटी हो जाएगी। तो एक बात और जान लीजिए कि भविष्य में ये जो आपको विद्यालय अध्यापक है इनका नियुक्ति होते रहेगा, इनके माध्यम से, बीपीएससी के माध्यम से, लेकिन ये जो विशिष्ट शिक्षक है इनकी नियुक्ति नहीं होगी किसी नियोजन इकाई के माध्यम से। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से यह डाइंग कैडर हो गया। लेकिन विशिष्ट शिक्षक नियमावली में आपको अनुकंपा का लाभ है। कब? जब आपको आपका जो अनुकंपा का लाभ जिसको मिलने वाला है वो एक शिक्षक बनने का जितना भी क्राइटेरिया होता है उसको फुलफिल करता है। यानी कि शिक्षक बनने के लिए वो सारी
डिग्री रखा हुआ है और सरकार द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा पास करेगा तो उसको अनुकंपा का लाभ मिलेगा। तो ये थी, हमने आपको लगभग अपने स्तर से पूरी बातों को विस्तार पूर्वक बताया कि विशिष्ट शिक्षक निमावली और विद्यालय अध्यापक निमावली, ये दोनों में क्या बातें हैं और क्या बातें सामने निकल के आ रही हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, लाइक कीजिएगा तो हमको अच्छा लगेगा कि लाइक किए हैं ना, तो हमको समझ में आएगा कि हम ठीक ठाक बताए हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो आपकी मर्जी। और इसी के साथ भविष्य में आप राज्यकर्मी सभी बने, इसकी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, धन्यवाद।